अब देखो आज का जो लेक्चर ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देख रहे थे एशियन, हमने देख लिया था हिस्ट्री में। अभी हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री देख रहे थे साथ में। अब ज्योग्राफी का हमने फंडामेंटल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये 4 पार्ट जो थे एकदम मेन हमारे, वो खत्म कर दी थी। उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी बाकी, बराबर है, एक लास्ट पार्ट बाकी बस ज्योग्राफी का। और हिस्ट्री का हमने क्या कर दिया था, एशियन देख लिया था, मिडियल देख लिया था। मॉडर्न को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इस पार्ट में 5 चैप्टर थे, इस पार्ट में चैप्टर 4 थे। उसके बाद वर्ल्ड था। वर्ल्ड को तो मैं रिवाइज कर दूंगा आपको 1-2 लेक्चर में। इसका मतलब इधर 5 और इधर 5 बाकी थी। इसके 3 हमारे खत्म हो चुके थे। कल के लेक्चर तक हमारे आके 3 चैप्टर जो है मॉडर्न इंडिया के, जो मॉडर्न इंडिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट में 5-5 चैप्टर, मतलब टोटल मॉडर्न इंडिया में हमें 10 चैप्टर देखने हैं। उसमें के 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर में हम ज्योग्राफी नहीं देखेंगे, इसके जो 2 बचे हैं ना वो देख लेंगे। मतलब आज के लेक्चर में हम ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इंडिया इसको खत्म कर देंगे। सोशल रिफॉर्मर इसको भी खत्म कर देंगे। इसका मतलब हम आज के लेक्चर में पूरा का पूरा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सोशल रिफॉर्मर जो है इसको पूरा खत्म कर देंगे। और बात मतलब हमारे पास फिर से 5 लेक्चर बचेंगे यहाँ पे, मतलब ये 5 बचेंगे और वर्ड बचेगा। और इसमें ज्योग्राफी में सिर्फ क्या बचेगा, हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी वो बचेगा। तो ये 8-10 लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो 80 मार्क के 2 चैप्टर ही रिवीजन की, 80 मार्क का ज्योग्राफी है और 80 मार्क का हिस्ट्री, ये खत्म हो जाएंगे। 160 मार्क का जो है वो खत्म हो जाएगा। और पॉलिटी जो बचा था, करंट अफेयर, वो जो मैम है वक्त मैम, वो डेली सुबह करंट अफेयर ले रही। आप जाइए उधर, उनका 7:30 बजे लेक्चर होता है। 7:30 बजे आप जाके उनका लेक्चर अटेंड कर सकते हो, वो करंट अफेयर ले रही। और बात रही पॉलिटी की मैंने जो हमारे कितने 8-10 यूनिट्स थे, उसके जो 3 यूनिट हैं, 3.5 यूनिट तक मैंने रिवाइज करवा दिया था। बचा हुआ मैं वापस ये खत्म होने के बाद करूँगा, या आप पढ़ लो। उसमें अभी वीडियो मेरी पूरी यूट्यूब पे पड़ी हुई, समझ गए आप। जो इंपॉर्टेंट थे ना पहले, इससे ज़्यादा पहले चैप्टर जो होते, पहले 2 ही, पहला तो बहुत ज़्यादा यूनिट इंपॉर्टेंट था, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बचा हुआ मैं बाद में कर दूंगा लगा। तो ये वापस रिवाइज करेंगे हम। अभी रिवाइज होने के बाद अगर टाइम बचता है ना, पेपर 6 तारीख को है ना, अगर हमारा आज कितना तारीख है, आज अगर मतलब आज 12-13 तारीख है, अगर हमारा खत्म हो जाता है 25 तारीख तक या 28 तारीख तक, तो बाकी जो दिन है ना उसमें भी हम रिवाइज करेंगे। 1 घंटा एकदम फास्ट फॉरवर्ड जो रिवाइज होती, डेट याद रखना, ऐसा करना वैसा करना, मतलब समझ रहे क्या। अब मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लास्ट मोमेंट में क्या रिवाइज किया जाता है उसका, जो मैं दे रहा हूँ 3 साल से यूपीएससी, मतलब 2 बार दी मैंने, तो मुझे पता है एक्चुअली लास्ट दिन भी क्या रिवाइज करना पड़ता है, वो भी मुझे पता है। तो हम लगातार बने रहेंगे लास्ट तक, आखिर तक, आपका पेपर होने तक, समझ गए। तो फिर आज का जो लेक्चर है उसमें हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया और सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस मूवमेंट, ये 2 चैप्टर इसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझ गए। हमारे 3 चैप्टर जो है मॉडर्न इंडिया के वो खत्म हो चुके हैं। टोटल 10 देखने हैं हमें, चौथा और 5वां देखते हैं। अब चौथा जो चैप्टर है उसमें हमें क्या देखना है, हमने अब तक जो देखा था, हमने क्या देखा था, अंग्रेज यहाँ पे आए, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने अपने जो कॉम्पिटिटर थे यूरोपियन, बाकी जो यहाँ पे पावर्स थी, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, उनको हरा दिया। उसके बाद यहाँ की इंडियन जो स्टेट थे, मराठा, सिंध, मराठा, उसके बाद सिख, उसके बाद ये जो टीपू भाई हमारे बंगाल वाला, सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ट्रीटी लाइन, सब्सिडी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कनकेस्ट कर लिया, इंडिया को बाटले में ले लिया। उसके बाद हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एस्टेब्लिश ऑफ ब्रिटिश रूल में हमने देखा था कि उन्होंने कंसोलिडेट कैसे किया था इंडिया को। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अंग्रेजों ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे कौन सा लाया था 1858 तक, कौन सा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। तो उसमें हमने देखा था कि इन्होंने काफ़ी चार्टर एक्ट लेके आए थे, 73 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 84 का 1784 में पिट्स एक्ट आया था। 1786 में वो कॉर्नवालिस को अपॉइंट करने के लिए वो एक्ट ऑफ 86 आया था, 1786। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया था। 1813 का आया था चार्टर एक्ट, 1833 का आया था, 1853 का, ऐसे टोटल 7-8 एक्ट आए थे 1858 तक। ये सारे एक्ट हम इसमें देखे थे। उसके बाद हमने देखा था सोशल कल्चरल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, वो भी इसमें देखी थी हमने। तीसरा टॉपिक था इसमें। और चौथा टॉपिक था मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या आया था यहाँ पे, तो फिर हमने उसमें देखा था कि मौकौले ने कुछ लेकर मिनट्स ऑन एजुकेशन लेके आया था। फिर 1835 में मैकॉले लेके आया था मिनट्स ऑफ एजुकेशन। 1854 में वो चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था जब डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उसके बाद हमने देखा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये हमने यहाँ तक 2 चैप्टर यूनिट देख लेते हैं। तीसरा जो यूनिट था उसका नाम था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो अभी हमने खत्म किया है। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी। सबसे पहले क्या देखा था हमने, देखो यहाँ पे यही ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हुई थी यहाँ पे, सिविल सर्विसेज कैसे आए थे, पहला कौन था पास हुआ। उसके बाद हमने लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी देखी थी, उसमें हमने देखा था इज्जतदारी सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रैयतवारी सिस्टम और मालावारी सिस्टम। ऐसे 4 टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, मतलब किस तरीके से अंग्रेज यहाँ से पैसा वसूलते थे वो हमने यहाँ पे जाना था, बराबर। उसके बाद अरे बाप रे क्या हो गया आज, अखिलेश ठुमरे कैसे आ गए लेक्चर में, अबे भगवान रूठ जाएगा। अखिलेश ठुमरे
लेक्चर में। ओके, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। अबे उसके बाद क्या है, एक मिनट। उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड लैंड पॉलिसी देखा था हमने। उसके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी देखी थी हमने कि ब्रिटिश की यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। थ्योरी ऑफ लैंड रेवेन्यू थ्योरी जो थी, क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ड्रेन, वो क्या था वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी थी, किसने प्रपोज की थी, दादा भाई नौरोजी ने प्रपोज की थी। कौन से बुक में की थी, बुक आया था कब, 1856 में उनका बुक आया था। बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस बुक में दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी रखी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, उस थ्योरी का नाम था इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिकल ड्रेन थ्योरी या ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या, अंग्रेज यहाँ से, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अंग्रेज यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया के नाम के जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा लेके जा रहे हैं लंदन, और लंदन में जाके ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे पुल बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट बनाई जा रही है। तो लंदन में जो जो आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हो ना, आप लोग जाते हैं लंदन में, लोग बोलते हैं अरे वाह क्या ब्रिज है, क्या पार्लियामेंट है, क्या बिल्डिंग है। अबे ये अंग्रेजों ने दुनिया भर के देशों का खून चूस के बनाया है, पाप का पैसा है वो सारा का सारा, समझ रहे। हमारे अफ्रीका अलग अलग जगह से उन्होंने, मतलब लंदन ऐसी सिटी, पूरी प्लेन सिटी, अंदर से नीचे से पूरा ड्रेनेज वगैरह आप देखते होंगे ना, MI6 की मूवी देखते होंगे ना लंदन की, MI6 वो जेम्स बॉन्ड टाइप की, तो उधर नीचे जाते हैं तहखाने में, मतलब रोड के नीचे एकदम बड़ा ये होता है, क्या बोलते हो, तो एक बहुत बड़ा पाइप होता है, समझ रहेगा, वो जो होता है ना, क्या बोलता है, गटारा टाइप का जो पाइप होता है ना, बहुत बड़ा पाइप होता है नीचे से एकदम, जो कैंडल टाइप पाइप होता है। और हमें लगता होगा साला क्या अंग्रेज यार, नीचे भी इतना बड़ा, समझ क्या, ऊपर भी इतना कंस्ट्रक्शन कितना है, तो इतना पैसा आया कहाँ से, अभी नहीं बनाए वो 100 साल पहले बनाए, इतना पैसा आया कहाँ से। तो इंडिया जैसे जो लोग हैं उनका खून चूस चूस के अंग्रेजों ने इतना सारा समझ का बनाया था उस टाइम पे। तो यहाँ तक हमने सारा देख लिया था। तो आज का लेक्चर में हमें क्या देखना है, हमने क्या देखा था मॉडर्न इंडिया, उससे पहले हमने क्या देखा था, मिडिवल देखा था। मिडिवल का अंत कैसा हुआ था हमारा, 1707 में अंग्रेज औरंगजेब भाई साहब निकल लिए ऊपर, तब मिडिवल का अंत हुआ था। उससे पहले हमने क्या देखा था, उससे पहले हमने देखा था क्या, हमने मुगल एम्पायर, इस मिडिवल में हमने देखा था ये मौर्य एम्पायर, सॉरी ये मुगल एम्पायर था ना 1707 में, औरंगजेब मुगल का था। उससे पहले था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट का अंत कब हुआ था, 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, और दिल्ली सल्तनत कन्वर्ट हो गई थी किसमें, मुगल एम्पायर में। वो मुगल एम्पायर वापस स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमने एशियन देखा था। एशियन में हमने लास्ट में क्या देखा था, वो चोला देखी थी, समझ गए। इस तरीके से हमारा फ्लो, हम एशियन, मिडिवल और मॉडर्न देख रहे थे। मॉडर्न को हमने शुरुआत की थी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। अब हमें क्या देखना है आज के लेक्चर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 का जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके अंदर जब लिखा था अंग्रेजों ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो इन लोगों के साथ, मतलब यहाँ पे जो इनको दीवानी राइट्स मिले, टैक्स वसूलने के राइट्स जो मिले, यहाँ पे अंग्रेज बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 जगहों से टैक्स वसूलने की जो राइट्स मिले, वहाँ पे बहुत करप्शन हो रहा है, ऐसा ब्रिटिश के पार्लियामेंट को पता चला। इसकी वजह से ब्रिटिश के पार्लियामेंट में 1773 में एक एक्ट पास करके भेजा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ब्रिटिश ने बोला ईस्ट इंडिया की कंपनी के जितने भी यहाँ पे इंडिया में अफेयर्स हैं, वो उसको आज से हम लोग रेगुलेट करेंगे बराबर है। और उसमें उन्होंने बोला कि एक पोस्ट होंगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अंदर उनके पास उस टाइम 3 प्रोविंस थी, एक था चेन्नई इधर नीचे, एक था बॉम्बे इधर वेस्टर्न साइड में, बॉम्बे था, चेन्नई था और इधर कलकत्ता था, समझ गए, मतलब ये था बंगाल था। बंगाल मतलब अभी का बांग्लादेश भी, और हमारा वेस्ट बंगाल भी, और बांग्लादेश भी, इतना बड़ा बंगाल था। तो ब्रिटिश ने बोला यहाँ पे जो बंगाल में जो बैठा है, कलकत्ता में, मतलब उनकी जो कैपिटल थी, वहाँ पे जो एक बंदा बैठेगा जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब वो उसके पास पावर होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। उसके अंदर पास 4 सबऑर्डिनेट होंगे, समझ गए, काउंसिल ऑफ मेंबर होंगे। वो काउंसिल ऑफ मेंबर और ये मिलके डिसीजन लेगा, और वो सारा देश को चलाएगा, जहाँ जहाँ अंग्रेजों की संपत्ति, समझ गए, प्रॉपर्टी। तो ये बॉम्बे वाले और ये वाले कलकत्ता, सॉरी चेन्नई वाले, ये इनको सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट मतलब क्या, सबऑर्डिनेट मतलब ये उनको बिना पूछे कुछ बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे अभी मैं बताता हूँ, अभी एक स्कूल है जैसे आत्मा मालिक ध्यानपीठ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर CBSE कॉलेज अलग है, इंडिया कॉलेज अलग है, उसके बाद जूनियर कॉलेज अलग है, प्राइमरी कॉलेज अलग है, मराठी मीडियम अलग है। अब इनका जैसे कि फॉर एग्जांपल NDA, अब NDA का जो प्रिंसिपल है उसके पास पूरा लिबर्टी की, वो अपना अपना टाइम टेबल सेट कर सकता है, अपने अपने एग्जाम ले सकता है, बच्चों के यूनिट टेस्ट डिसाइड कर सकता है, लेक्चर टीचर को ये कर सकते हो, समझ रहे, इतने लेवल के वो ये कर सकता है, मतलब अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। बट अगर कल उसको वहाँ पे बिल्डिंग में एक लैब बनानी, कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो वो अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकता, वो हेडक्वार्टर से पूछना पड़ता है, आत्मा मालिक ध्यानपीठ के हेडक्वार्टर से। उनको भी नहीं पूछे अपने लेवल पे ये नहीं काम कर सकता, तो अपने लेवल पे थोड़े थोड़े काम कर सकता है। इसी तरह उस टाइम पे जो बंगाल था, बंगाल और ये बॉम्बे जो थे और कलकत्ता चेन्नई थे, ये अपने अपने लेवल पे डे टू डे काम कर सकते थे, पर इनको एक लेवल के बाद कुछ करना होता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये जो पोस्ट है ये क्रिएट हो गई थी 1773 में। उसके बाद आई थी 1833 का जो एक्ट आया था, उसमें उन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पोस्ट है, अब हमारे पास लगभग टिप्पू भाई भी हमारे बाटली में उतर रही है, मराठा एम्पायर भी बाटली में ले लिया है, सिख भी ऑलमोस्ट आ गए, अफगान भी आ गए। तो उन्होंने क्या सीखने आए थे उस टाइम तक, सिख 48 में आए थे, 1848 में। तो उन्होंने बोला कि आज से गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है वो आज से होगी क्या, वो होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ गए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ ये था, समझ गए। तो हमें 1773 से लेकर 1858 तक जितने लोग यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इन सबको देखना है इस चैप्टर में, समझ गए। तो इतना कौतुक इसलिए था कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। तो देखो यहाँ पे उसमें क्या क्या देखना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखने शुरू में, क्योंकि 1833 तक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी, तो पहले इसलिए देखना है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखने, और उसके बाद उस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था, डालहौजी ने क्या किया था 1853 में रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था, वो भी हमें देखना है। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर में देखनी, 4 वाले चैप्टर, 4 नंबर के चैप्टर में, समझ गए। तो देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले कौन था हमारा, ये लॉर्ड वार्न हेस्टिंग ये था। अब इनकी ना बहुत बढ़िया ये क्या बोलते इसको, ये जो इनकी जो क्या बोलते इनको जो स्टोरीज है बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी। अब हमने जो अब तक जितना पढ़ा इसमें क्या देखने वाले पता है, हमने आज जो ये क्या बोलते इसको, अब तक हमने जो सारा पढ़ा ना कल के लेक्चर तक, वो सारा हम इसमें कंसोलिडेट करने वाले। कंसोलिडेट मतलब क्या, हम जो जैसे कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग था, हम क्या देखेंगे कि जो 1770 का एक्ट आया था 1773 का, उस एक्ट को हमने पूरा डिटेल में धोया है। बस देखेंगे अच्छा ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल ये था, समझ गए। जैसे कि हमने देखा कि क्या यहाँ पे एक सिविल सर्विसेज मतलब सब्सिडी ऑफ अलायंस आया था, तो हम देखेंगे अरे सब्सिडी ऑफ अलायंस जो ट्रीटी आई थी, तो उस टाइम पे ये भाई सब समझ गया, ये विलन वहाँ पे खड़ा था, इसने बनाई थी, समझ गए। जैसे रेलवे आई थी तो उस टाइम पे कौन था, ये आई था। तो इस तरीके से हमें ये सारे अब तक हमने हिस्ट्री में जो पढ़ा, हमें बस उसको अच्छे से कंसोलिडेट करना है, एक जगह एक्सेलेट करना है कि कौन सा टाइम पे क्या क्या हमने पूरा देख लिया। कि मैसूर के साथ वार हुआ था, हमने देखा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, एंग्लो मराठा वार हुआ था। अब जैसे थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, पूना दरबार को सीज किया था, तब देखो ये हरामी ना, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कौन, लॉर्ड हेस्टिंग था। 1818 में पुना दरबार को सीज मारा था ना, तो इस टाइम पे ये था। तो क्वेश्चन आता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वार जब हुआ था तब गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था भाई साहब। और उसने क्या क्या काम किए, तो इसके काम में इसके टाइम पे ये वार हुआ था, ये हुआ था। मतलब हमने जो पढ़ा उसको बस हमें गवर्नर जनरल ऑफ मतलब उस गवर्नर के नाम से ये करना है, अटैच करना है, समझ गया आप। तो अभी देखो यहाँ पे कितने गवर्नर जनरल, इतने हैं। अब इतने सबके सबने काम किया है क्या, नहीं, कुछ तो बहुत निकम्मे थे। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो इस यहाँ पे इसने काम किया था, बाद में आया था, देखो 1805 में आया था, 6 महीने में मर गया था बीमारियों की, मतलब इसने बाद में कुछ काम नहीं किया, ये कुछ काम का नहीं था। तो जो काम किए थे कुछ बहुत खतरनाक थे। देखो ये हेस्टिंग बहुत बेकार मतलब बढ़िया था, बढ़िया मतलब हरामी था हमारे लिए, बट इफिशिएंट था, काम का था, वेलेस्ली काम का था, वारन हेस्टिंग का काम का था, कॉर्नवालिस काम का था। तो ऐसे सारे एक तो पहले हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेंगे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, उसके बाद रेलवे का इंट्रोडक्शन देखेंगे, रेलवे कहाँ से आई थी, पहला ट्रैक कहाँ था, कहाँ से कहाँ चली थी, पिपानी किसने बजाई थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो वारन हेस्टिंग सबसे पहले क्या है, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अब हुआ क्या था, देखो वारन हेस्टिंग क्या था, शुरू में उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन अज्यूम किया था, समझ गए। 1772 में क्या हुआ था, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज को 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत अंग्रेजों को 1773 में सारा का सारा जो ये था क्या बोलते इसको, बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ का दीवानी राइट्स मिले थे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत। बट ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते थे, ये वहाँ पे करप्शन कर रहे थे। तो 1772 में क्या हुआ, एकदम यहाँ पे क्याओस चल रहा था। क्याओस मतलब क्या, मतलब एकदम क्या बोलते इसको, अनस्टेबिलिटी, समझेगा। तो इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, लंदन में क्या करते हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को एक अर्जी दे दी कि हमें 1 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने पूछा भाई पाउंड लोन किस लिए चाहिए, तो इन्होंने बोला हमें लोन इसलिए चाहिए कि हमारे पास हम कर्जे में डूबे। तो उधर के जो सारे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे खासदार लोग, वो भड़क गए ना, वो डायरेक्ट बोले अबे हरामी हो तुम लोग, 1775 से लेके वहाँ तक वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें घंटा खर्चा नहीं है, सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हो, दीवानी राइट्स मिले हुए, तुम्हें लोन क्यों चाहिए, तुमने पैसा किया क्या। तो पैसा का जब कमेटी बैठी तब पता चला यहाँ पे घोर भ्रष्टाचार, समझेगा, पूरा सिंचन घोटाला इधर हो चुका था, उनको पता चल गया पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे। तो ब्रिटिश की देखो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी वाज कितना बिकम वर्स्ट, एकदम बेकार हो गई थी। डिफिकल्टी वेर इंटेंसिफाइड बाय फेमाइन मतलब वहाँ पे बंगाल में फेमाइन में चल रहा था, समझ रहे क्या। तो हाँ उस टाइम में फेमाइन भी चल रहा, तो ये भी चल रहा था। तो 1773 में ब्रिटिश के पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, बोला आज से हम इसको रेगुलेट करेंगे, और इसको भेजा था, समझ रहे। ये इसने यहाँ पे आया था, काम भी किया था, पर जून 1785 में ये रिजाइन करके चला गया था। तो 1772 से लेकर 73 से लेके कितना 1785 तक ये यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसके बाद कॉर्नवालिस आया था, समझ गए। ये भी देखो उसके बाद क्या बाद में ये लाइन बात में बताओ ये क्या है। सबसे पहले हमने इसने काम क्या किया था,
लॉरेन विस्टिंग है ना, इसके बारे में देखो, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पर मैं बाद में बताऊँ, तो पहले देखते हैं इसने काम किया था। सबसे पहले तब ये जब आया था ना, तब क्या हुआ था, 1760 बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी उसका नाम था ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, बराबर है। ये रॉबर्ट क्लूजो था, समझ रहे, इसने वो इंट्रोड्यूस की थी। उसके तहत क्या होता था, एक नवाब होता था, जैसे सिराजुद्दौला है, उसके बाद उन्होंने एक मीर कासिम या मीर जफर को बिठा दिया, और एक डिप्टी नवाब होता था। डिप्टी नवाब होता था अंग्रेजों का बंदा, और नवाब होता था जिसको हराया अंग्रेजों ने वो। और अंग्रेज एक राजा को हरा देते थे, उसको बोलते थे आज से तू नवाब, तू पेंशन, तू पगार पे काम करेगा, तूने ज़्यादा उंगली करनी नहीं, और सारा रेवेन्यू बाकी समय हम देखेंगे। सारा पैसा ये इकट्ठा करते थे, और ये सिर्फ इसको खाली पद दे के रखा था। तो ये इस सिस्टम को बोलते थे ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जैसे आया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इसने बोला ये भाई साहब ये फसाद के जरिए, इसने इस सिस्टम को तहस महस कर दिया। इसने बोला ये सिस्टम में मुझे नहीं चाहिए, इस सिस्टम को उसने एबोलिश कर दिया। उसके बाद क्या, रेवेन्यू रिफॉर्म। रेवेन्यू रिफॉर्म में क्या करते हैं उन्होंने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देखो एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा कर दिया। लॉरेन विस्टिंग को पता चला कि पैसा इकट्ठा हो रहा है पर कहीं सिस्टम ही नहीं इकट्ठा हो रहा है, जिसको जो कर रहा है उसकी जेब में जा रहा है। तो उसने बोला आज से एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, उसमें 10 लोग बैठेंगे, ये कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, उसकी पूरी एक्सेल में एक फाइल बना के मेरे को सबमिट होगी, डेली मुझे मेल किया जाएगा, मैं फिर उसको खोल के देखूंगा। समझ गए, उस टाइम मेल नहीं था, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे इसने क्या कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया। तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर ने कहा, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होने के लिए इन लोग का क्या पैसा जो आ रहा है वो सही से आ रहा है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को एक इस्टेब्लिश किया। किसने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। उसके बाद इसने बोला कलकत्ता जो है आज से हमारी कैपिटल होगी, बराबर है। उसने जुडिशियल सिस्टम जो है क्या काम किया वो बताता हूँ, ये 2 काम हो गए। उसके बाद तीसरा काम था, उसने जुडिशियल सिस्टम जो थी उसको रीऑर्गेनाइज किया। उसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ होगा कलकत्ता में। तो हमने देखा था 1773 में जो एक्ट आया था उसमें लिखा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा, जो कहाँ पे होगा, वो कलकत्ता में होगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिया नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम, बस उसका नाम कलकत्ता में था। और उसमें वो 1774 में कि 3 में एक्ट में लिखा था, और 1774 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसमें क्या हुआ था, देखो एपीलेट कोर्ट था, 2 एपीलेट कोर्ट थी, एक था सिविल केसेस देखता था, एक क्रिमिनल केसेस देखता था, और कलेक्टर के अंडर था, सारी चीज़ें कलेक्टर देखता था, जज नहीं देखता था, कलेक्टर देखता था। एपीलेट कोर्ट मतलब वहाँ पे जाके हम हमारी जो मांगे वो रख सकते। सिविल कोर्ट मतलब क्या, पॉकेट मारा, चोरी की, मेरे का कान के नीचे बजाया, बाइकों का धोया, इस टाइप के जो है ना, बीबी और मतलब हस्बैंड के बाद झगड़े, इसमें यहाँ पे सिविल कोर्ट मैटर्स। और क्रिमिनल मैटर मतलब खचा खुचम ठोक दिया, हाफ मर्डर, समझ रहे क्या, इस टाइम के जो क्या बोलते हैं एक भयानक अपराध जो है उसको क्रिमिनल केसेस में आते हैं। ऐसे 2 टाइप के केसेस वहाँ पे 2 एपीलेट कोर्ट थी, कहाँ पे, कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट के तहत वारेन हेस्टिंग के अंडर है। उसके बाद क्या, इसने ट्रेड रेगुलेशन को रिफॉर्म किया, ट्रेड के जो रेगुलेशन है और बाकी रिफॉर्म भी किए इसने। दस्तक जो सिस्टम थी वो ये कर दी, मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे उनको दस्तक मिलता था। दस्तक मतलब क्या, उनको ये मिलता था, क्या बोलते हैं, लिवरेज मिलता था कि आप अपने पद के हिसाब से आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, दस्तक बोलते हैं उसको। इसने उस दस्तक को भी एबलिश कर दिया। इसने इसके टाइम पे आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको हमने देखा था, इसके टाइम पे आया था। एक्सपोनेंशियल पॉलिसी ऑफ वारेन हेस्टिंग, ये देखो फर्स्ट मराठा वार इसके टाइम पे हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वार इसके टाइम पे होता। भाई इधर ही यूपीएससी वाले खेल कर देते हैं। फर्स्ट मराठा वार मतलब कौन सा, रघु भाई नाराज हो गया था ना, रघु भाई नाराज होकर चला गया था, उधर ट्रीटी ऑफ बेसन साइन हुई थी, पर कलकत्ता काउंसिल क्या बोली, वारेन हेस्टिंग क्या बोला, मुझे ये मंजूर नहीं, समझ गए, बॉम्बे ने की थी। तो ये जो हुई थी ना, कब हुई थी, वो 1775 में हुई थी। और वारेन हेस्टिंग क्या बोला बॉम्बे वालों को कि भाई साहब तुमने 1775 में बिना मुझे पूछे मराठा के साथ ट्रीटी कैसे साइन की, तुमने 73 का एक्ट पढ़ा नहीं क्या, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है ना वारेन हेस्टिंग इज द बाप ऑफ ऑल कलकत्ता, बंगाल और बॉम्बे। तो मैं अगर तुम लोग का समय रेखा आका हूँ तो मैं मुझे बिना पूछे तुमने साइन कैसे की। तो फर्स्ट मराठा एंग्लो वार जो मतलब एंग्लो मराठा वार चल रहा था उस टाइम कौन था, वारेन हेस्टिंग था। और सेकंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था ना, उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे वारेन हेस्टिंग था। समझ गए, इतना आप याद रखो। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा, और यही खेल खेलती है यूपीएससी वाले। जैसे अभी देखो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, कब आया था, 84 में। तो क्वेश्चन आता है पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, आपको पूरा पिट्स इंडिया ऑफ क्या वो भी पता है, वारेन हेस्टिंग भी पता है, कॉर्नवालिस भी पता है, पर यही नहीं पता कि ये जब हुआ था तो वारेन हेस्टिंग ये था या कॉर्नवालिस था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए, कौन से वार के टाइम पे कौन था। आप समझ गए नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन ये होता है, तो आप इसको सही से याद रखो। आगे क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो कॉर्नवालिस जो था ना, मैं बताया ना, अरे एक बात बताने से रहेगी। अब देखो ये जो था इसने इतने काम किए, देखो शुरू में आया था, मतलब कॉलेज चालू हो गया और प्रिंसिपल बन गया, इतना पूरा कॉलेज खड़ा करने में इसने इतना योगदान दिया, सारा झोल झपाट करके सारा ब्रिटिश को एक स्टेबिलिटी यहाँ पे इसने प्रोवाइड की। और बाद में हुआ क्या, ब्रिटिश में बढ़ता ना, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती थी। बाद में ये रिजाइन करके चला गया इसका, और उधर पार्लियामेंट का जब नहीं रहा था। बाद में 1785 में ये रिजाइन करके चला गया। बाद में देखो ब्रिटिश कितनी खतरनाक थी। 1787 में इस पे एक कमेटी बैठी, और उस कमेटी में पाया गया कि इसने करप्शन किया था, इसने पैसा खाया था। समझ गए, पैसा खाया था, तो इसको क्या कर दिया, इम्पीचमेंट की गई। इम्पीचमेंट मतलब होता है पद से हटाना, जैसे हमारे राष्ट्रपति, इनको अपने पद से हटा देना। पर इसने रिजाइन करने के बाद भी इसको मतलब रिजाइन कर दिया इसको, और इसको फिर पद से हटाएगा।
रिजाइन था, इसका पद पे नहीं था वो, फिर भी इम्पीचमेंट किया गया, इसकी बेइज्जती हो गई, समझने का। ये क्या है, एडमंड बुर्क एंड विंग एंड मिशो, इसको और उसके बाद इस पर मतलब इसकी इम्पीचमेंट कर दी थी कि इसने सही से काम नहीं किया, इसने करप्शन किया था, उसको फाइन वाइन मार के पता नहीं जेल में ठूसा था, पता नहीं कुछ तो किया था इसका मतलब जो आदमी जिसने पूरी शुरुआत कर दी थी, अंग्रेजों के सामने सब एक थे, रूल ऑफ लॉ में बहुत बिलीव करते थे। गलती करोगे तो ये देखा नहीं जाएगा कि भाई इसने क्या काम किया था और इसने कितना फ़ायदा पहुंचा था, गलती करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा या समझ इम्पीचमेंट होगी, समझ गए। आगे क्या 2 नंबर कॉर्नवालिस था। अब कॉर्नवालिस था ना, ये बहुत बड़े फैमिली का था, समझ गए। ये जो उस टाइम पे जो ये थे, क्या नाम उसका, प्राइम मिनिस्टर थे, पिट भाई साहब, समझ गए। तो विलियम पिट जो थे वो 1784 के आसपास ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे। तो ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत देखो क्लोज फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था। देखो प्राइम मिनिस्टर पिट का बेस्ट फ्रेंड था। और ये क्या है, बोर्ड ऑफ, ये छोड़ो, ये कुछ काम करनी, और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। अब क्या हुआ था, इसको ना यॉर्क टाउन में भेजा था 1881 में। कहाँ पे, यॉर्क टाउन वहाँ पे यूएसए में, अमेरिकन ट्रूप के साथ लड़ने के लिए। फिर अमेरिका से ये उधर हार गया था, उधर से भाग के रिटर्न आ गया था, अमेरिका से भाग के रिटर्न आ गया, दोस्त के पास आया, पिट के पास, उधर फुट के रोया, बोला मैं निकम्मा निकला हूँ, मुझे अमेरिका आप लोगों ने मेरे पे भरोसा रखा पर मुझसे कुछ घंटा उखाड़ नहीं पाया मैं वहाँ पे, और मुझसे गलती हो गई और मैं हार के वापस आ चुका हूँ। पिट भाई बोले तू डर मत, एक बार पहले चाय पी, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। फिर ये बोला क्या करना है, मेरा करियर का ही सेट कर दूँ। पिट भाई बोले तू एक काम कर, तुझे इंडिया भेजता हूँ, तो बस उधर अभी मेरा नाक उधर मत कटना। फिर इसको इंडिया भेजा गया था दोस्त की रिकमेंडेशन पे। तो फिर इसको देखो वहाँ पे न्यू ट्रेडिशन आई थी कि पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है ना, वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब जो रॉयल फैमिली होती है ना, उस रॉयल फैमिली के बंदे को ही दी जाती थी। तो इस तरीके से मतलब इसके अपॉइंटमेंट के बाद ये एक क्या बोलते हैं रिवाज बना था, न्यू ट्रेडिशन चालू हो गई थी। फिर इसको या इंडिया में भेजा था, इसको इंडिया में भेजा। इसने क्या क्या काम किए थे देखो, सबसे पहले क्या है, टीपू सुल्तान, थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो था ना, उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू भाई को इसने हराया था, और थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान को हराया था इसने। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो हुई थी उसके साथ साइन हुई थी। और ये इतना हरामी था ना, इसने टीपू के बेटा था ना उसको हॉस्टेज बना के रखा था, टीपू भाई का बेटा था ना उसको हॉस्टेज बना के रखा था ट्रीटी के बाद, बोला तेरा बेटा मेरे पास रहेगा, तू ज़्यादा उंगली करेगा बेटे को टप कर दूंगा। उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत बढ़िया किए थे। सबसे पहले क्या था, इसने देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इसने प्यूरिफिकेशन सिविल सर्विसेज में किया था। इसको पता चल गया कि सैलरी कम है भाई, जिस बंदे को 5,000 सैलरी, उसको बीवी बच्चे पालने हैं, इसका 5,000 में गुजारने हो रहा है, वो इसलिए वो इधर करप्शन कर रहा है, वो डेली 100-200 रुपये खा रहा है कहीं से कहीं से। इसने क्या कर दिया, सैलरी बढ़ा दी सिविल सर्वेंट की, क्या कर दी, सारे जो ये थे कलेक्टर वगैरह इन लोग की इसने सैलरी बढ़ा दी, हाइक इन सैलरी। और बाद में क्या कर दिया, इसने बोला कि वेलेस्ली ने क्या कर दिया था, वेलेस्ली ने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू का काम भी कलेक्टर देखेगा और जुडिशियल काम भी कलेक्टर देखेगा। इसने बोला कलेक्टर आज से सिर्फ रेवेन्यू का काम देखेगा। कलेक्टर के पास जो जुडिशियल काम दिया गया था इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने वो निकाल के, वारन हेस्टिंग ने वो कॉर्नवालिस ने निकाल लिया, और उसने बोला तूने सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है। इसने परमानेंट सेटलमेंट जो हमने कल परसों देखी थी, परमानेंट सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म मतलब ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, वो इसने इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन आएगा परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी, वेलेस्ली ने की थी। और उससे पहले इजारतदारी जमींदारी जो थी वो वारन हेस्टिंग ने की थी। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म, इसने जुडिशियल रिफॉर्म क्या किए थे इसने, अब उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट एक ही था कलकत्ता में, तो ये जब आया इसने क्या कर दिया कलकत्ता के साथ साथ और प्रोविजनल इसने क्या कर दिया कोर्ट खोले, एक तो कलकत्ता में। अब कलकत्ता में तो आप बोलोगे ऑलरेडी एक था, अरे भाई वो पूरे इंडिया के लिए था ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिश के प्रॉपर्टी पूरे इंडिया के लिए एज अ इंडिया वो था, मतलब पूरे नेशन के लिए था वो, इंडिया ब्रिटिश के जहाँ पावर में उनके लिए था। और ये कलकत्ता सिर्फ कलकत्ता के लिए था। फिर ये दूसरा ढाका आज अभी बांग्लादेश के क्या कैपिटल है, उस टाइम पे वो बंगाली था। अभी का जो बांग्लादेश है ना, जो ढाका हुआ उनकी कैपिटल है, उस टाइम पे बंगाल था, अपना वेस्ट बंगाल और वो बांग्लादेश मिलके इनका बंगाल था। जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, तो बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का नहीं था, वो पूरे बंगाल और बांग्लादेश का था। उस टाइम पे थोड़ी बांग्लादेश था, वो तो 1947 के बाद बना। इसका मतलब कलकत्ता में इन्होंने बनाया, एक ढाका में बनाया, मुर्शिदाबाद में एक बनाया और एक पटना में बनाया। और एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद कोर्ट, सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट स्टार्ट कर दी इन्होंने कॉर्नवालिस ने। पुलिस रिफॉर्म इसने क्या कर दिया था, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ पुलिस इन इंडिया बाई हिम। इसने डिस्ट्रिक्ट जज जो थे, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इसके कंट्रोल में पुलिस रिफॉर्म किए, इसने यहाँ पे पुलिस इंट्रोड्यूस किए। इससे पहले हमने कहा पुलिस देखेगा, इस दरोगा की जो पोस्ट है, दरोगा हम बोलते हैं ना दरोगा जी, तो ये दरोगा की पोस्ट है ना, ये दरोगा की पोस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। जो दबंग मूवी ना सलमान खान की, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, तो दबंग में उसकी जो पोस्ट है, उस पोस्ट का माए बाप कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इंडिया में पुलिस घंटा नहीं थी पहले, इंडिया में खाकी वर्दी पुलिस समझने का, हवलदार दंड का पैसा 200 रुपये फाइन, कुछ नहीं था। ये स्टार्ट हुआ कॉर्नवालिस ने, होता तो कोई नहीं होता इधर।
तो कॉर्नवालिस ने यहाँ पे इंडिया में पुलिस स्टार्ट कर दी थी और उनको क्या कर दिया था, उनको डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में रख दिया था। बाद में अदर रिफॉर्म, और क्या क्या रिफॉर्म किया था इसने क्या कर दिया था, देखो यहाँ की जो वेवर्स, इंडियन वेवर्स जो थे और वर्कर्स जो थे, इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले इनके साथ ना मतलब ये होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन वर्कर के साथ और इंडियन वेवर के साथ। तो कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, इनके साथ फेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। इवोल्यूशन ऑफ कॉर्नवालिस का इवोल्यूशन अगर करेंगे तो ट्रेडिशन ऑफ एफिशिएंट एंड प्योर एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब कॉर्नवालिस एक ऐसा जीता था एग्जाम्पल है कि अगर एक बंदा अगर एग्जाम फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि इससे कुछ होगा ही नहीं, एक जगह का आदमी फेल हो जाता है तो उसको अगर वापस आप एक चांस दो, वो खुद को प्रूव कर सकता है कि वो बहुत बड़े आदमी। तो वही हुआ कॉर्नवालिस के साथ। अमेरिका में भाग के आ गए वो, पर इंडिया में बहुत एफिशिएंट और प्योर एडमिनिस्ट्रेशन उसने किया, बहुत बहुत बड़ी। देखो ना, पुलिस रिफॉर्म किए, जुडिशियल रिफॉर्म किए, या ट्रेड में रिफॉर्म किया, समझ रहे। उसके बाद रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू की पॉलिसी भी ये कर दी, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज भी कर दिया, कलेक्टर का भी कर दिया। और सबसे भाई टीपू भाई को हराया ना, अरे टीपू भाई शेर था, टीपू भाई को हराना आसान बात है क्या, तो भी हराया इसने। यहाँ पे हमने देख लिया कॉर्नवालिस। उसके बाद था सन जॉर्ज शोर। अब देखो हमने कहा देख रहे 1774 में 74 में आया था, 85 तक था, 86 में आया था, 93 तक था। अब 93 से लेकर 98 तक ये 5 साल सन जॉर्ज शोर था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसने क्या किया, इसने आए, घूमे, खाए पिए और चल दिए, कुछ नहीं किया भाई साहब ने। ये घंटा इन्होंने कुछ नहीं किया, आए सिर्फ समझ के मजे मारे और चले गए। तो इसने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं जिससे हम पढ़ेंगे और जिससे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 4 नंबर था लॉर्ड वेलेस्ली। देखो ये मतलब ये समझ गए एफिशिएंट था एक लॉर्ड वेलेस्ली। देखो ये क्या है, ग्रेट इंपीरियलिस्ट मतलब साम्राज्यवादी था। इसको ये खुद को बंगाल टाइगर क्या बोलता था, ये बोलता था आई एम द बंगाल टाइगर। खुद की लाल करने वाले जो लोग होते उसमें उसी कैटेगरी का एक था, खुद का ये करने वाला। तो इसने खुद को बंगाल टाइगर बोलता था। ही केम टू इंडिया विद डिटर्मिनेशन टू लॉन्च अ फॉरवर्ड पॉलिसी इन ऑर्डर टू मेक द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। क्या खतरनाक लाइन है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये इंडिया में जब इसने अपना कदम रखा था तो ये इस इंटेंशन के साथ आया था कि इसको ब्रिटिश में जो एम्पायर है, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर जो इन इंडिया है, मतलब ब्रिटिश का जो एम्पायर इंडिया में, इसको ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का एम्पायर है, समझ, मतलब इंडिया जो है ब्रिटिश का एम्पायर है, ऐसा कन्वर्ट करने का सोच के आया था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश का एम्पायर है, इंडिया ही ब्रिटिश का एम्पायर है, ऐसा कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आया था। समझ रहे, खुद को बोलता था कि मैं बंगाल टाइगर हूँ और अच्छा खासा चिकना था। समझ रहे क्या, देखो यहाँ पे द सिस्टम दैट ही एडोप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट वाज नोन एज सब्सिडी अलायंस। और इसको जो अपनी जो ये थियरी थी कि ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया करना था इसको, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को, तो इस थियरी को साबित करने के लिए इसने एक सहारा लिया और वो जो हमने पढ़ा था ट्रीटी सब्सिडी अलायंस। इसने क्या कर दिया, बाटली में लेना स्टार्ट कर दिया सारे राजा को, सब्सिडी अलायंस कर दिया और धपाधप सबके सब साइन कर दिया और सबको मतलब सबके हाथ में कुछ पावर नहीं रखी रहा कि नवाब और राजों के पास, सबका सब अपने हाथ में ले लिया। इसने 1802 में प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड कर दिया था, मतलब जो गर्भपात किया जाता है औरतों का, उस पर ऊपर इसने कानून बनाया था, अगर ऐसा करोगे तो टपका दोगे। और मिनट्स ऑफ कलकत्ता टाउन 1803 में कलकत्ता टाउन में क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, बिल्डिंग कैसी होगी, कचरा कहाँ डालेंगे, मिनट्स ऑफ कलकत्ता टाउन पर इसने सारी चीज़ें लिखी थी। समझ गए, इसके टाइम पे हुआ था वो भी चीज़ 1803 में। अब इसने क्या क्या काम किए थे, सबसे पहले देखो यहाँ पे सब्सिडी अलायंस सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस की थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में टीपू भाई को जो गोली मारी थी, वो गोली इसने मारी थी, किसने, वेलेस्ली ने, इसने मारी, मतलब इसके निर्देशों पे मारी गई थी। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने के अध्यक्षता, मतलब इसके गाइडेंस में, इसमें तो यहाँ पे देखो। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इसने लड़ा था। सेकंड मराठा वार मतलब एंग्लो मराठा वार मतलब क्या, आपको याद है क्या 1802 में क्या हुआ था, ये जो बाजीराव का जो पोता था, बाजीराव का जो पोता था जिसका नाम क्या था, बालाजी कुछ नाम था, टू नाम था उसका, बाजीराव टू नाम था, बाजीराव का पोता। इसने क्या कर दिया, इसने कोई होलकर का कोई राजा था, मतलब पेशवा था, उसको टपका दिया और वो वहाँ से पुनः दरबार से भाग गया। तो 1802 में इसने मराठों को सब्सिडी अलायंस बना दिया था ब्रिटिश के साथ, याद है आपको। तो वो जो ट्रीटी थी मराठाओं को ब्रिटिश के साथ, मतलब मराठा को ब्रिटिश का सब्सिडी अलायंस बनाना, वो ट्रीटी ये भाई ने की थी, बाजीराव टू ने। और उसी टाइम पे मराठा सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था ब्रिटिश के साथ, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल वेलेस्ली था, टीपू भाई को टपकाने का टाइम गवर्नर जनरल वेलेस्ली था, सब्सिडी अलायंस इसने की थी। समझ रहे, इसका अगर इवोल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर था ये, बहुत बढ़िया ग्रेटर एम्पायर बिल्डर था, मतलब इसका ज़्यादा कौतुक करना नहीं है, हमारा दुश्मन था, बट उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सही था कि इसने सब्सिडी अलायंस लगाई थी। ब्रिटिश के लिए कितना बढ़िया एफिशिएंट आदमी था, दैट इंग्लैंड हैंड एवर प्रोड्यूस, मतलब इंग्लैंड के पास जितने भी एम्पायर बिल्डर थे उसमें से सबसे वन ऑफ द बेस्ट था ये। समझ गए, लोकेटेड वीक स्पॉट ऑफ इंडियन पावर्स, इसने क्या कर दिया, इंडियन के जो वीक पावर्स है उसको लोकेट किया, अप्लाई हिज पॉलिटिकल टेक्निक्स, और इसकी पॉलिटिकल टेक्निक वहाँ पे अप्लाई की, कौन से सब्सिडी अलायंस, मतलब इसने क्या किया, ये क्या बोलेगा, जैसे दो राजा है, मैं एक राजा हूँ दूसरे एक राजा है, मुझे आके बोलेगा भाई वो राजा बहुत खतरनाक है, तुझे कल हरा देगा और पूरा एम्पायर लूट लेगा, फिर मैं बोलूँगा फिर मैं क्या करूँ, बोलेगा हमारी आर्मी रख, वो तुमसे डरेगा,
फिर मैं आर्मी रखूंगा, फिर मुझसे साइन करवा के लेगा कि मैं खुद की आर्मी नहीं रखूंगा, मेरी सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश के पास, मैं किसी के साथ डिप्लोमेसी नहीं करूंगा, कहीं फॉरेन अफेयर नहीं रखूंगा, फॉरेन कंट्री के साथ समझ विदेश नीति नहीं रखूंगा, सारा मेरे भी आप ब्रिटिश देखेंगे। तो मैं साइन करके देता हूँ, फिर मुझे तो आपने बाटली में ले लिया, कल उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई तीसरा तेरे भाई, उसको भी ले लेगा, ऐसे करके सबको बाटली में ले लिया था इसने। मतलब ये इंडियन का जो इंडियन पावर जो है इनका वीक पॉइंट पकड़ता था और उनको क्या करता था, उनको सबसे एनालाइज के जंगल में ढकेल देता था। देखो, ही टर्न ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन टू इंपेरिकल पावर। देखो कितना खतरनाक लाइन है। एक यहाँ पे चड्डी बनियान बेचने वाली कंपनी जो आई थी उसको एक इंपेरियल पावर में कन्वर्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद आगे आगे क्या है, देखो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी देखो ये कब तक था वेलेस्ली? 1798 में आया था और 1805 में ये भी वापस चला गया था। 1805 में वापस कौन आया था? कॉर्नवालिस आया था। कॉर्नवालिस आया था, देखो सेकंड टर्म थी इसकी, पर ये 6 महीने में मर गया। समझ गए? यहाँ पे न्यू गवर्नर अपॉइंट आफ्टर उसके डेट के मतलब मरने के बाद वापस नया अपॉइंट किया गया, जिसका नाम क्या था? सर जॉर्ज क्या है? बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो। ये कब था? 1805 से लेकर 1807 तक था। देखो इसके टाइम पे क्या होता, वेल्लर म्यूटिनी हुई थी इसके टाइम पे। वेल्लर जो है वहाँ पे म्यूटिनी हुई थी, मतलब वहाँ पे विद्रोह हुआ था ड्यूरिंग इस एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी कुछ नहीं इसके टाइम पे, बाकी कुछ ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट नहीं जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1807 तक था। 1807 में कौन आया? लॉर्ड मिंटो आया। देखो ये अब लॉर्ड मिंटो जब आया था, देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया था? लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था? इसने 1809 में 1807 से लेकर 1813 तक था ना ये गवर्नर जनरल, इसने 1809 में ये जो रंजीत सिंह था, जिसको 1801 में जिसने महाराजा ऑफ पंजाब इसको टाइटल मिला था, जैसे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी मिला है वैसे इसको महाराजा ऑफ पंजाब टाइटल मिला था। और एक जैसे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में, वैसे पंजाबी लोगों के लिए रंजीत सिंह ही। समझ गए? रंजीत सिंह के साथ इसने ट्रीटी साइन की थी। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। समझ गए? पंजाब में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये रंजीत सिंह इतना खतरनाक, इससे सबके फटती थी, इससे कोई मतलब पंगा नहीं लेता था। तो इसके साथ पीस ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रंजीत सिंह के साथ। किसने? इसने। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे पास हुआ था। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कल परसों कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था वो किसके कार्यकाल में पास हुआ था? तो वो लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में पास हुआ था। समझ गए? आगे आगे दो आप, ये भी हमने देख लिया। अब कौन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड हेस्टिंग। अब देखो इसका नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग जो था इसका नाम ये था क्या? मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग। वो छोड़ो, समझेगा शॉर्ट, मतलब इसको लॉर्ड हेस्टिंग से नाम के बन्नी से नाम सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग नाम से इसको जाना जाता था। एडोप्टेड वी गए विजोरियस फॉरवर्ड पॉलिसी एंड वेज्ड वॉर एक्सटेंसिवली। ये मतलब पूरा दिमाग में बैठ के आया था कि मैं तो लड़ूंगा, मैं तो खून खराबा ही करूंगा। तो खून खराबा दिमाग में रख के यहाँ पे आया था वो। इसने क्या कर दिया? ही एक्सपांडेड द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इसने अपना ब्रिटिश का पावर एक्सपांड किया। हेस्टिंग डिटरमाइन द to restore order by suppressing Pindaris, to eliminate the threat to British power by waging war with Maratha and Gurkhas। गुरखाज और मराठा थे ना, इनके साथ वार लड़के इसने क्या कर दिया? पिंडारिस जो थे, आपने मूवी देखी क्या? सुरीली अखियों वाले, सलमान खान की मूवी आई थी, उसका नाम था क्या? वीर नाम था, उसमें गाना था ये। तो ये वीर मूवी जो थी जिसमें सलमान खान ने जो रोल किया था वो पिंडारी का रोल किया था। पिंडारी मतलब क्या था? एक ऐसी फौज होती थी जो लूटमार करती थी। समझ? फौज मतलब ऐसा एक कम्युनिटी थी जो लूटमार करती थी। और मराठा और गुरखाज को क्या, मराठा को क्या करती थी? जब मराठा का वार होता था किसी के साथ, वो इनको हेल्प करती थी मराठा को। उसके एवज में मराठा जहाँ वार लड़ते थे, जो एरिया जीतते थे, पिंडारिस को बोलते थे जाओ इधर नंगा नाच करो, जाके तुम्हें जो लूटमार करना है वो करो। तो इसको पिंडारी को दबाना था, तो इसने पिंडारी को सहारा लेके मराठा को दबा दिया था, मतलब मराठा को सीज कर दिया था। देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? सबसे पहले जब ये आया था, कब बना था ये? 1813 से लेकर 23 तक, लगभग 10 साल तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। इसने क्या? वार अगेंस्ट द गुरखास। 1814 से लेकर 1816 गुरखास के साथ इसने वार किया और उनके साथ ट्रीटी ऑफ ये क्या है? सागौली ट्रीटी ऑफ सागौली साइन की गुरखास के साथ। उसके बाद सप्रेशन ऑफ पिंडारी। इसने सर्व द मराठा आर्मी विदाउट पेमेंट, एनी पेमेंट। इसने जो पिंडारिस थे जो एज अ मराठा आर्मी काम करते थे विदाउट पेमेंट, इनको लूट मार करने का हक मिलता था, इसने उनको सप्रेस किया। थर्ड मराठा एंग्लो वार इन्होंने कहा, इसने पूरा दरबार को सीज कर दिया। पूरा मराठा एम्पायर खत्म करने के लिए हरामखोर, मतलब ये हरामी जिम्मेदार है। कौन? इसका नाम लॉर्ड हेस्टिंग है। उसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ हेस्टिंग ने अच्छे काम भी किए थे। सबसे पहले इसने रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन आएगा इससे, मैच द फॉलोइंग। परमानेंट सिस्टम कॉर्नवालिस, इदितदारी सिस्टम वारन हेस्टिंग। उसके बाद रैयतवारी सिस्टम का ये क्या नाम इसका? लॉर्ड या हमारा ये वाला ही क्या नाम इसका? परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, बराबर है। इदितदारी सिस्टम वारन हेस्टिंग, और ये वाला जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग, ये अलग है वो अलग। या कौन सा? रैयतवारी सिस्टम। उसके बाद इसने हिंदू कॉलेज खोला था। कब हिंदू कॉलेज खोला था? इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस, पुलिस, इसको प्रेस को भी फ्रीडम दिया था। बंगाल में पुलिस सिस्टम को इसने एक्सटेंड किया था सारे अदर रीजन। बंगाल की जो पुलिस सिस्टम, वेलेस्ली ने जो ये पुलिस सिस्टम खोली थी पूरे बंगाल में, इसने क्या कर? कॉर्नवालिस ने जो पुलिस सिस्टम चालू कर दी थी बंगाल में, इसने पूरे इंडिया में इसको ये कर दिया था।
देखो इसका इवोल्यूशन अगर करेंगे किसके, हेस्टिंग के, तो एबल सर्जन एंड ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर था ये, समझ गए कौन, हेस्टिंग। हेस्टिंग भी ब्रिलियंट, अंग्रेजों की नज़र से, हमारे नज़र से वो निकम्मा ही था, हरामी था, अंग्रेज था वो। उसके बाद क्या है देखो, लॉर्ड एक है अमेरेस्ट जो थे भाई साहब, ये 1823 से लेकर 28 तक थे। ये क्या है, क्या पहना इसने, इसको कपड़े नहीं सही से, क्या पहना है, ओके छोड़ो। इसने क्या कर दिया देखो, अभी ये इसकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। देखो ये ना एक्चुअली ये बर्मा जो है, बर्मा मतलब क्या है, म्यांमार। अब म्यांमार जो है, ये म्यांमार के साथ अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी थी, तो ये गया था अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। देखो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, बर्मिश वार, मतलब अभी का जो म्यांमार है उस टाइम पे उसका नाम बर्मा था, तो ये बर्मा के साथ वार लड़ने के लिए गया था। ये 1830 में ये बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1828 तक था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फिर बाद में क्या हुआ, 1824 में ये बना, उसके बाद सॉरी 1823 में यहाँ पे ये जो म्यांमार वाले लोग ये उंगली कर रहे थे अंग्रेज को, या अंग्रेज को उनको लूटना था, तो ये जा रहा था आसाम से होकर जाना पड़ेगा ना। अब बंगाल मतलब बंगाल यहाँ पे, तो बंगाल से लेकर आसाम से होकर ऐसे जाएंगे, यहाँ पे म्यांमार है पूरा समझ रहे क्या, इस साइड पे ऐसा इधर। तो ये जा रहा था, उसके साथ इसकी बीवी थी, तो बीवी जा रहे थे आसाम से, तो बीवी ने बोला आसाम में कि यार कितनी नेचुरल ब्यूटी है, कितनी साइन बढ़िया बढ़िया ब्यूटी है, कितना बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया आसाम। तो बीवी को ये हरामी ने क्या कर दिया, बीवी को बोला मैं तुझे आसाम गिफ्ट करूँगा, आसाम गिफ्ट करूँगा। ये गया उधर, इनके साथ बर्मा को हरा दिया इसने, वार कर दिया, वापस आ रहा था। अब आसाम का कोई रोल भी नहीं, अरे भाई आसाम को भी लूट लिया इसने, आसाम के साथ ट्रीटी साइन कर दी, समझ गए, एनेक्स कर दिया पूरे आसाम को अंग्रेजों ने एनेक्स कर दिया था। मतलब बीबी के खातिर इसने पूरे आसाम को एनेक्स कर दिया था। ही एनेक्स द एनेक्सेशन ऑफ आसाम व्हेन ही कमिंग फ्रॉम द बर्मा, समझ गए। और उनके साथ इसने एक ट्रीटी साइन कर दी, ट्रीटी ऑफ यानडुबू। तो ये आसाम वाले जो लोग ना कभी कभी विद्रोह करते हैं इंडिया के खिलाफ, और ये बोलते हैं वी वेर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के पार्ट नहीं थे, हम अलग थे, हमें ज़बरदस्ती इंडिया में ठुसा गया है। और ये बोलते हैं वो एमरत नाम का जो लॉर्ड एमरत ये हरामी अंग्रेज, इसने हमें इंडिया में मिला दिया और आज हम इंडिया का पार्ट है। तो कुछ ऐसे ग्रुप भी आसाम में जो इंडिपेंडेंस ऑफ आसाम, वो बोलते हैं हमें अलग हमारा देश चाहिए, हमें नहीं रहने इंडिया के साथ, क्योंकि उनका बोलना है कि हम अलग थे। पर 1800 मतलब लगभग 100 साल पहले, समझ रहे क्या, 100 साल पहले हमें ज़बरदस्ती इधर खींचा गया है, 200 साल पहले हम अलग थे। तो बात सही उनकी एक्चुअली देखा जाए तो सही नहीं, वैसे वो इंडिया का ही पार्ट है अभी फिलहाल, बट टेक्निकली समझ गए। तो टीटी ऑफ यानडुबू, तो टीटी ऑफ यानडुबू अगर क्वेश्चन आता है तो टीटी ऑफ यानडुबू मतलब आसाम का एनेक्सेशन बाय लॉर्ड एमरेत, कब 1824 के पास आसपास, समझ गए। तो आगे चलते हैं, आगे इस तरीके से तो क्या हमने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सारे के सारे हमने देख लिए। आगे चलते हैं हम, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इनको देखते हैं। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन कौन यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एक है ऑक्टोलैंड, उसके बाद क्या लॉर्ड एलन बोराडो, क्या है जो भी है एलन बोराडो वो, उसके बाद क्या है लॉर्ड हेस्टिंग, और उसके बाद सॉरी हेस्टिंग तो हो गया, ठीक है हार्डिंज, उसके बाद क्या लॉर्ड डलहौजी। अब इसमें दो जो काम किया हमारे वो यही है, लॉर्ड विलियम है और लॉर्ड ये बेंटिंग है, ये भी थोड़ा बहुत है, पर डलहौजी बेंटिंग नहीं, बेंटिंग और डलहौजी ये बहुत काम किए, समझ गए। आगे एक एक को देखते हैं। अब देखो जितने भी हुए ना ये और ये जितने भी हमारे यहाँ पे लॉर्ड, अभी हम क्या देख रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देख रहे हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, और वाइसरॉय नाम की एक चीज़ भी, कुत्ती चीज़, मतलब यही इनका नाम वापस वाइसरॉय हो गया था, वो हम बाद में देखने वाले, क्योंकि अभी हम फिलहाल सिर्फ 1858 तक का ही मॉडर्न इंडिया में देख रहे हैं, वो बाद में सेकंड पार्ट में देखेंगे, समझ गए। तो इसमें अब तक जितने भी गवर्नर जनरल जो भी थे ना, सबसे बढ़िया था ये लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये बहुत बढ़िया आदमी था। मतलब आप देखो इसने क्या क्या काम किए थे, हम इसको पढ़ेंगे, समझ गए। मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब एक केजरीवाल था एकदम। देखो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये 1828 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, पर 1833 में एक एक्ट आया और उस एक्ट में लिखा गया था कि आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा जाएगा और उसके पास और पावर आ जाएगी, समझ गए। राजा राम मोहन जो थे, राजा राम मोहन रॉय जो थे हमारे यहाँ के, उनका ये दोस्त था, समझ गए। यहाँ पे देखो ये 22 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था, खासदार बन गया था। उसके बाद 1803 में ये गवर्नर बनाया गया था इसको, मद्रास में, नीचे चेन्नई में मद्रास में इसको गवर्नर बनाया गया था। बट वहाँ पे वेल्लोर मीटिंग मैंने बताया ना 1806 में वेल्लोर मीटिंग हुई थी एक के टाइम पे, उस टाइम पे वहाँ पे मद्रास का गवर्नर था, पर इसके टाइम मीटिंग होगी तो उसको वापस बुला लिया था, समझ मद्रास से इसको लंदन बुला गया था, ये वापस चला गया था। फिर बाद में क्या हो गया था, फिर इसको वापस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा था, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ गए। यहाँ पे देखो एज अ गवर्नर जनरल बेंटिक हैड इनिशिएटेड ईरा ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म। बेंटिक ने क्या कर दिया था, ईरा ऑफ प्रोग्रेस, अच्छे अच्छे काम और रिफॉर्म्स, अच्छे अच्छे सुधार इसने स्टार्ट किए थे यहाँ पे जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। देखो यहाँ पे क्या क्या काम किए थे इसने। देखिए पहला ऐसा बंदा था, मतलब बाकी जो आते थे ना वो क्या, कोई जो हमने देखा वेलेस्ली क्या बोला था, बंगाल टाइगर, वो बोला था ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को मैं ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया कर दूंगा, समझ गए। दूसरा वेलेस्ली अलग अलग जो थे, कोई क्या बोलता था, वो जो हेस्टिंग था मराठा को जिसने आ रहा है, उसने क्या वो पूरा मतलब
पूरा गन लेके आया था, ठोय ठोय कर नहीं आया था, वो बोला था पूरा एग्रेशन में आया था कि मैं इनको दबा दूंगा, पिंडारी को हरा दूंगा, सब लोग ऐसा करने आए थे। ये पहला था बेंटिक, जो क्या था बताएगा, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड नॉन अग्रेशन। नॉन एग्रेशन मतलब ये बोलता था किसी को मारना नहीं, धाट करना नहीं, इंटरवेंशन किसी को लूटना नहीं, किसी को हराना नहीं, जैसे वैसे चलने दो और सही से चलने दो, समझ गए। तो ये ऐसा था, समझ रहे, इसलिए मतलब बढ़िया था ये, इसने कि किसी को लूटा नहीं, टूटा नहीं, ना एग्रेशन दिखाया। दूसरा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके कार्यकाल में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास हुआ था। फाइनेंशियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या हुई देखो, रिड्यूस, इसने क्या कर दिया था, जो सैलरी बढ़ाई थी ना, कौन, वेलेस्ली ने क्या कर दिया था, कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया था, कॉर्नवालिस को लगा था कि लोग यहाँ पे ना करप्शन करें क्योंकि उनको सैलरी कम है, और कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, दबा के सैलरी बढ़ा दी थी। इसको पता चल गया कि हमारे पास पैसा कम है और पैसे सैलरी ज़्यादा हो रही और डबल भत्ता भी मिल रहा है। डबल भत्ता मतलब क्या, काम का पेमेंट तो मिल रहा है और भी एक्स्ट्रा भत्ता मिलता था। इसने उनकी सैलरी कम कर दी ब्रिटिश लोगों की, और इनका जो डबल भत्ता मिल रहा था वो भी कम कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या कर दिए, रेवेन्यू सेटलमेंट कर दी इसने। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है वहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट कर दी इसने। इसने लैंग्वेज लेके आया लोअर कोर्ट्स में, इसने इंग्लिश, सॉरी क्या, लैंग्वेजेस इन लोअर कोर्ट, इंग्लिश इन हायर कोर्ट्स, जो हमारे यहाँ पे वर्निकुलर लैंग्वेज होती है, लोअर कोर्ट जो है वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो चलेगी, और जो हायर कोर्ट्स है वहाँ पे मतलब उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट होता था वहाँ पे हायर कोर्ट्स में कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज चलेगी, ये भी इसने यहाँ पे ये कर दिया था। उसके बाद सोशल रिफॉर्म, देखो सबसे बढ़िया ये इंपॉर्टेंट की है, इसने सोशल रिफॉर्म बहुत बढ़िया किए थे, ये बताया ना यहाँ पे, ईयर ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म, तो यही प्रोग्रेस और रिफॉर्म इसने किए थे। सबसे पहले सोशल रिफॉर्म क्या, देखो इसने अबॉलिशन ऑफ सती। सती मतलब क्या था, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ये हमारा जो हिंदू संस्कृति है उसमें कुछ कुछ ऐसी घटिया चीज़ें होती थी। अगर हस्बैंड मर गया तो उसके साथ, जैसे कोई हस्बैंड है, कोई बंदा है, उसने शादी कर ली, उसको बेटे हो गए, बीवी मर गई, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, अब उसकी एज 40 है, 50 मतलब 45, उसने शादी कर दी एक 20 साल की लड़की से, और वो निकल लिया, मर गया वो। अब उसके साथ उसकी बीबी को डालना पड़ता था, मतलब कहीं वो 20 साल की हो या कम हो, मतलब कोई भी, मैं तो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब नया नया भी शादी हुई, कोई बस 20 साल का लड़का और 20 साल की लड़की, उसकी भी शादी हुई, या 50 का या 20 का या कुछ भी हो, जब हस्बैंड मरता था तब उसको जलाने के लेके जाते थे, तो बीबी को उसमें ये करना पड़ता था, समझ गए, उसमें उस आग में बीबी को भी डाला जाता था। और डाला जाता मतलब साइड में डांडे लेके लोग खड़े होते थे, और बीबी अगर बाहर आती थी उसको फटके दे के उसका अंदर डाला जाता। तो कितना घिनौना टाइप का ये मतलब ये था, कस्टम था, या हम बोलते हैं इसको ट्रेडिशन है, रिचुअल था। और इसका पीछे रीज़न ये था, उस टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे कोई लड़की, क्या होता था, जैसे कोई लड़की उसकी शादी हुई 15 साल में, 16 साल में, उसका हस्बैंड मर गया, अब वो 18 साल की, और उसको जला नहीं दिया, मतलब वो वैसे वैसे जिंदा रहेगी। अब 18 साल की लड़की यार, उसको मतलब समझ गया, बाकी सारे सेक्सुअल डिजायर उसको, उसकी अपनी लाइफ पड़ी, तो उसको तो नहीं, दूसरी शादी करने देते नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं टाका फिट कर देते थे अपना। तो उसके वजह से क्या होता था, उसके बाप के बदनामी होती थी, जहाँ जिसके साथ शादी होती थी उसके बदनामी होती थी, तो इसलिए एक कस्टम आया था। ऐसे मुझे एक बंदे ने बताया था, मैंने एक ऐसे बूढ़ा को दिमाग डोकला, मतलब क्या बोलते हैं, उसका दिमाग खाया था, उसको मैंने पूछा था कि सती क्यों आया था, समझ गए, तो उसने मुझे बताया था ऐसा ऐसा होता था। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कहीं नहीं, किसी को सुनाना नहीं, कहीं पे करना नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बेकार था ये सती कस्टम, इसको विलियम बेंटिक ने लॉ लाया। विलियम बेंटिक बोला पिछवाड़े में मैं तो सती करके दिखाओ, भगा के मारूंगा, तो सती को इसने खत्म कर दिया था। अब उस टाइम में क्या होता था, ठग्स, अब ये मूवी आई थी ना ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो इधर से उन्होंने नाम लिया था ये ठग्स। मतलब क्या होता था, जो मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया जो होता था और नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से जो लोग आते थे यहाँ पे, तो बीच में से जो आते थे ना, राजस्थान वगैरह, चंबल, मध्य प्रदेश, वहाँ पे ना ठग्स लोग होते थे। ठग्स मतलब ये लोग होते थे, रास्ते में लोग को पकड़ते थे, वहाँ से जो भी ट्रैवलिंग कर रहा है दिन में रात में, उनको पकड़ते थे, उनको पूरा लूट लेते थे। तो यहाँ की जो आवाम थी, जनता बहुत त्रस्त हो गई थी इन ठग्स से, इसलिए उनका नाम था, ठग्स नाम दिया गया था। तो वो ठग्स को इसने दबा दिया था, सप्रेशन ऑफ ठग्स इसने किया था। इसका एक ये था, कैप्टन था, सलीम नाम था उसका, सलीम या सलीम कुछ, तो उसको अंग्रेज था वो, सलीम नहीं था, ऐसा कुछ था, सलीम से रिलेटेड कुछ नाम था, मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। तो उसको इसने कमेटी बनाई और उसको काम दे दिया, चार्ज दे दिया कि तू ये काम कर, इनको दबा दी। तो इसने इसकी अध्यक्षता में, इसके लॉर्ड विलियम बेंटिक के सप्रेशन ठग्स को सप्रेस कर दिया था। उसके बाद ये प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इनफर्टिसाइड्स, मतलब वही गर्भपात करना, ये भी इसने रोक दिया था। इसने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था, कलकत्ता कॉलेज खोला था, मेडिकल कॉलेज किया था इसने 1835 में, और जो मैकलेस मिनट्स ऑफ एजुकेशन है वो इसने उसको बोला था बनाने के लिए। तो एजुकेशन इंडिया में फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो लॉर्ड बेंटिक ने किया था, और फर्स्ट टाइम 1837 में यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, 1837 में, समझ गए, इसने कर दिया था, इस जाने के बाद स्टार्ट हुआ था, समझ गए। अब इसका भी इवैल्यूएशन करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का, तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑनेस्ट था, सेंसिबल मैन था, समझ गए। जब जहाँ जिस बुक से मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पे और एक लाइन था, उसमें ऐसे लिखा था, इवन इफ ही इज़ समझेगा ऑनेस्ट बंदा, मतलब उसमें ऐसे लिखा था, भले ही बहुत अच्छा काम का बंदा है, ऑनेस्ट बंदा है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही इज़ अ ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब अगर पाकिस्तान की कोई लड़की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सही है, बट हमें ये बोलना नहीं वो दुश्मन देश की लड़की, समझ गए, उधर भावना में नहीं जाना है। तो यही वो बोल रही। आगे ये हो गया, देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। अभी क्या है, ये इसका नाम क्या है, ऑकलैंड,
लॉर्ड ऑकलैम, ये 1836 से लेकर 1842 तक ये यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसने देखो यहाँ पे फर्स्ट अफगान वार फॉट ड्यूरिंग इस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन इसके कार्यकाल में 1836 से लेकर 1842 का ये अफगानिस्तान में वार लड़ा था। ड्यू टू फेलियर इन अफगानिस्तान ही रिकॉल, ये अफगानिस्तान जीत नहीं पाया, फेल हो गया वहाँ पे, इसलिए इसको वापस बुलाया गया। मैंने एक चीज़ आपको पता थी बार बार, अफगानिस्तान है ना मतलब मौत का खंडर है, मौत का कोई अफगानिस्तान साला, वहाँ पे जो जो गए अब तक हिस्ट्री में एशियन से लेके, समझ रहे क्या मतलब, वहाँ पे यूएसएसआर गया टुकड़े हो गए, रशिया बन गया टुकड़े हो गए इसके 14 देशों में, यूएसए गया वापस उसको लेना पड़ा, मतलब जो जो वहाँ पे गया है अंग्रेज तक को छोड़ा नहीं उन्होंने। अफगानिस्तान में जो जो गया है, अफगानिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ पे जो जाता दलदल वो वहाँ पे आदमी फंस जाता है, जीतता तो नहीं पर जो है हाथ में वो चला जाता है, मतलब पनवती है अफगानिस्तान एक टाइप का। यहाँ पे देखो उसको, ये भाई साहब का जॉब चला गया ना भाई साहब, इसको पीछे वापस बुला लिया लॉर्ड ऑकलैंड को, क्योंकि ये अफगानिस्तान से वार फर्स्ट अफगान वार हुआ था, ये वहाँ पे जीत नहीं पाया था। उसके बाद दूसरा आया, इसका नाम क्या है, एलिन बोर्ड, ये क्या है एलिन बोर्ड का लोग जो भी हो, समझ रहे क्या, 1843 में आया था 44 तक। ही सक्सेड हिम, इसने क्या कर दिया पहले वाले को जो लॉर्ड ऑकलैंड को, उसको सक्सेड किया और अफगान वार इसने एंड किया बाय द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध को और अफगानिस्तान को इसको इसने विनर, मतलब ये इसने सिंध को भी जीत लिया और अफगानिस्तान को भी जीत लिया। समझ गया क्या, ये देखो ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मतलब क्या, गुलामगिरी जो है, गुलाम को बेचना खरीदना खरीद पर चलती थी, उसने इसको एबोलिश कर दिया। और लेक्स लोकी रिपोर्ट, लेक्स लोकी रिपोर्ट 1840 में इसने बनाया था, वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। समझ, इसका नाम क्या था, लॉर्ड ये इलिक बोर्ड। उसके बाद आगे, उसके बाद 1844 से लेकर 1848 तक लॉर्ड हेडिज, क्या है हेडिजिंग, अबे जो भी हो हेडिज, ये था यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसने फर्स्ट एंग्लो सिख, देखो 1844 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था और 1848 में दूसरा हुआ था जिसमें इन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया था। तो पहला जो था ना वो इसके टाइम पे हुआ था, समझ गए क्या। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की थी रंजीत सिंह मरने के बाद, मतलब जाने के बाद। उसके बाद सेपरेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये देखो इस टाइप के लोग होते थे, इतने हरामी लोग होते थे पुराने ज़माने में, अरे बाप रे, इनको मतलब इनह्यूमन, ये पुराने कस्टम, ये अगर आपको पता होगा ना, कुछ कुछ ऐसे किताब में दिया गया है, देखो ऐसे पकड़ रहे हैं आदमी को और आदमी को मार देना, क्यों, भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना, ह्यूमन सेक्रीफाइस, और ऐसे देखो इसको इसके दिमाग में पत्थर डाल लेना है, क्या हरामी लोग थे यार पर, समझ रहे क्या। तो ये इसने बंद कर दी थी, प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस इसने बंद कर दी थी। उसके बाद ये आए थे हमारे, समझ रहे, द विलन ऑफ सेंचुरी, कौन, लॉर्ड डलहौजी, समझ रहे, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे आया था। ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल थे सबसे यंग था ये 48 से लेकर 56 तक था। जो 1856 का जो कांड हुआ था उसका कारण यही था, ये चला गया और इसने इतना आग लगा के चला गया तो लोग यहाँ पे बढ़ गए। और आप, मैं बार बार आपको बताता हूँ, आप किसी को दबा सकते हैं पर उसकी एक लिमिट होती है, किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो इसने उतना डराया था कि डर ही खत्म हो गया और इंडियन लोग इसके खिलाफ बढ़ गए थे, समझ गए। ही वॉज डिटरमाइंड टू एनेक्स द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एज लार्ज एज एरिया पॉसिबल, ये दिमाग में खोपड़ी में एक बात बिठा के आया था, जहाँ तक ब्रिटिश रूल जा सकता है मैं वहाँ तक उसको लेके जाऊँगा, जहाँ तक पॉसिबल है। डलहौजी इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसने मैप चेंज कर दिया था। इसने सारे लोग को, वो जो है ना, एक तो पहले थी ट्रीटी ऑफ सबसिडायरेंस थी और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके नाम की ट्रीटी लेके आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसने क्या कर दिया, इसने सारे के सारे जो इंडिया के जो या छोटे मोटे राजा है उनको बाटली में लेना स्टार्ट कर दिया और सबको अपना इसमें मिला लिया, इंडिया में मिला लिया। और इसके बाद 1856 का कांड हुआ और उसके बाद नया, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया था, ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर दिया। इन्होंने यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट इसको गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोल दिया। और उस टाइम पे ब्रिटिश ने वहाँ पे एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, बोला आज से इंडिया में आज से कोई भी, मतलब कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ या वाइसरॉय कोई भी एनेक्सेशन करेगा नहीं। उसके बाद एनेक्सेशन बंद हो गया था, मतलब इसके टाइम पे जो मैप था इंडिया का वही मैप फाइनल रहा, इसलिए इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसने क्या कर दिया था काम, देखो इसने दो चीज़ें की थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ स्टेट और डोमेस्टिक रिफॉर्म बाय डॉलसी। एनेक्सेशन किया था इसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था और डोमेस्टिक रिफॉर्म किए थे, समझ गए क्या। देखो यहाँ पे एनेक्सेशन में क्या क्या किया था इसने, दो चीज़ों में, पहली चीज़ थी एनेक्सेशन, पंजाब का एनेक्स किया था। सेकंड बर्मा वार इसने लड़ा था, एनेक्सेशन ऑफ लोअर बुर्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था और एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध मतलब अवध को एनेक्स किया था। उसके बाद डोमेस्टिक रिफॉर्म, ये तो हमने देखे ऊपर वाले रिफॉर्म, कौन से वाले, एनेक्सेशन वाले। और दो चीज़ें ना, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स वो हमने देख लिया। डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे घरेलू लोकल लेवल पे इसने क्या क्या रिफॉर्म किए थे, यहाँ पे देखो लोकल लेवल पे रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। बंगाल प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसने क्या बोला, देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है या क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, इसको पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है, उसके साथ साथ इसको बंगाल का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता था। इसने बोला डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, इसने एक पोस्ट बनाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसने बोला एक बंगाल का जो सारा काम ये देखेगा और मैं पूरा ऑल इंडिया देखूंगा, समझ गए। मिलिट्री रिफॉर्म, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन सोल्जर,
यूरोपियन सोल्जर की स्ट्रेंथ इसने बढ़ाई। एजुकेशनल रिफॉर्म, इसने जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं हम, वो 1850 इसके कार्यकाल में आए थे। IIT रुड़की में जो IIT कॉलेज है हमारा, सबसे पुराना IIT कॉलेज है, वो डालहौजी ने खोला था। 3 यूनिवर्सिटी इसने खोली थी, समझ गए। रेलवे डेवलपमेंट, इंडिया में जो फर्स्ट रेलवे लाइन आई थी 1853 में मुंबई ठाणे, वो इसके कार्यकाल में आई थी। टेलीग्राफ, इंडिया में जो फादर ऑफ टेलीग्राफ है वो डालहौजी को बोला जाता है, इंडिया में टेलीग्राफ लेके आया था। पोस्टल रिफॉर्म, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, इसके इंडिया में जो पोस्ट स्टैंप है ये डालहौजी लेके आया था, समझ गए। PWD हम बोलते हैं, PWD छगन भुजबल PWD मिनिस्टर था, तो PWD क्या है, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट जो है वो पब्लिक वर्क इसके टाइम पे हुआ था। ब्रिजेस रोड वगैरह इसने स्टार्ट करते थे, डिपार्टमेंट बनाया था इसने अलग, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, ये PWD डिपार्टमेंट इसने खुद बनाया था। अभी जो हर एक स्टेट में मिनिस्ट्री PWD मिनिस्ट्री, वो रोड वगैरह सब काम ही देखते हैं। कमर्शियल रिफॉर्म कौन से, ओपनिंग ऑफ इंडियन पोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारा इसने किया था। सोशल रिफॉर्म, विडो रीमैरेज एक्ट, जो विडो लोग औरतें होती हैं उनका वापस रीमैरेज होना चाहिए, ये एक्ट भी लेके आया था। इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए बोला था कि देखो डलहौजी इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सारे एरिया में हाथ डाला था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, एजुकेशन, रेलवे, टेलीग्राम, पोस्टल, PWD, कमर्शियल, सोशल, सारे इसमें इसने काम हाथ में अपना काम किया था। तो सबसे इफिशिएंट था, मतलब बोला जा सकता है सबसे ज़्यादा काम करने वाला था। हरामी था बट काम का था, समझ गए। तो यहाँ तक हमने ये डलहौजी के बारे में सारा का सारा यहाँ पे देख लिया। आगे क्या है देखो, उसके बाद गवर्नर जनरल, अभी इंट्रोडक्शन, अब ये दो हमने देख लिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देख लिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देख लिया। अब रेलवे का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया में जो भारतीय रेल है, इंडियन रेल जो है, जो इंडिया में आया, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1853, इसके बारे में जानते हैं। देखो यहाँ पे इट वॉज ड्यूरिंग द लॉर्ड डालहौजी टाइम, लॉर्ड डालहौजी के टाइम पे क्या होता, 16 अप्रैल 1853 में 3:35 PM हो गए थे, दोपहर के, मतलब 3:30 बज गए थे। एक ट्रेन निकली थी, 14 रेलवे, मतलब 14 रेलवे कैरेज एंड उसमें 400 गेस्ट थे। उन्होंने बॉम्बे को छोड़ा, बोरी बंदर फॉर ठाणे, बॉम्बे से लेकर ठाणे तक वो आए विथ 21 गन सैल्यूट, मतलब 400 अंग्रेज गेस्ट एक ट्रेन में बैठे 3:35 में। उन्होंने वहाँ पे 21 गनों की तोहफा, मतलब सलामी दी, ठॉय, और वो बॉम्बे से लेके ठाणे तक वो ट्रेन चली थी। और वो ट्रेन के साथ इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, बॉम्बे से ठाणे। क्वेश्चन आएगा, इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्रेन कब स्टार्ट हो गई थी? 1853 में हुई थी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डालहौजी था। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। बस इतनी चीज़ें यहाँ पे याद रखने के लिए 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए। आगे तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला जो चैप्टर था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, बॉम्बे से ठाणे चली थी, डालहौजी के टाइम पे चली थी, 1853 में चली थी, समझ गए। ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडर्न इंडिया में 10 चैप्टर देखने थे, 4था चैप्टर यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अब 5वां चैप्टर देखते हैं। 5वां चैप्टर क्या है? सोशल रिफॉर्म एंड रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिफॉर्मर एंड रिलीजियस मूवमेंट। अब सोशल रिफॉर्मर कौन थे और रिलीजियस मूवमेंट क्या था, ये 5वां चैप्टर हमें यहाँ पे देखने। देखो यहाँ पे इतने रिफॉर्म्स हमें देखने, कौन से वाले? हिंदू रिफॉर्म, अदर रिफॉर्म, समझ रहे क्या? वेस्टर्न रिफॉर्म, साउथ में क्या रिफॉर्म है, सिख में क्या रिफॉर्म है, पारसी में क्या रिफॉर्म है। तो इसको मैंने देखो यहाँ पे ऐसे चार्ट में डाल दिया है, तो हम यहाँ पे इस चार्ट वाइज देखेंगे, समझ गए क्या? 4-5 टाइप के। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, हिंदू धर्म में क्या क्या रिफॉर्म लाना है, उसमें क्या क्या मूवमेंट थी वो हमें देख रहे हैं। सबसे पहले देखो उससे रिलेटेड चीज़ें, अमित्य सभा नाम के राजा राममोहन राय था। राजा राममोहन राय जो थे उनका जन्म हुआ था 1772 में और 1833 तक ये जीवित थे। ये कलकत्ता से थे। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब हिंदू रिफॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी जो रिफॉर्म करती थी। और उसमें क्वेश्चन आता है, देखो हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट मतलब क्या, कौन बंदा था, इसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन खोली और क्या रिफॉर्म की, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए। तो राजा राममोहन राय, क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मो समाज, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, तो राजा राममोहन राय, समझ गए। ब्रह्मो समाज कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। ये तो ये चार्ट में सारे क्वेश्चन आएंगे, तो सारी चीज़ें क्वेश्चन वाइज मैंने चार्ट बनाए। तो सबसे पहले देखो अमित्य सभा 1414 में खोला गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राजा राममोहन राय ने खोला था हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में रिफॉर्म लाने के लिए। तो राजा राममोहन राय की मांगी यही थी, सती को हटाओ, लड़कियों को एजुकेशन दो, लड़कियों को सही, समझ रहे क्या? तो ऐसे अच्छी चीज़ें जो धर्म में जो अलग अलग, मतलब हिंदू धर्म में जो वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं हम, हिंदू धर्म में जो चीज़ें जो सोशल एंगल से वो चीज़ें खराब है, जैसे सती है, लड़कियों को मारा जा रहा है, जैसे विडो रीमैरेज है, कि औरत है जिसकी शादी हुई 16 साल में, उसका हस्बैंड मर गया, उसको पूरी जिंदगी को वैसे रहना पड़ता है। तो राजा राममोहन राय ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी, इसका नाम था अमित्य सभा। इसका काम ही वही था कि विडो रीमैरेज करो, लड़कियों को एजुकेशन दो, सती को रोको, सोशल एंगल। और लॉर्ड ये जो है राजा राममोहन राय, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्त था। राजा राममोहन राय के कहने पे ही विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था, सती एबोलिशन ऑफ सती एक्ट लाया था, विडो रीमैरेज एक्ट लाया था। उसके बाद वो जो गर्भपात होता है वो भी एक्ट लाया था, समझ गए। और वही जो समाज है उसका आगे चल के ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट हो गया, समझ गए। 1828 में ब्रह्मो समाज नाम का एक वापस एक ऑर्गेनाइजेशन खुली राजा राममोहन राय में, और वो मांगे यही थी, समझ गए।
तो फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज और अमित्य समाज, ये 1814 और 1828, 14 दूनी 28, समझ रहे क्या? ये राजा राममोहन राय उसका फाउंडर था। और ये सारा एक्टिव कहाँ पे था? ये सारी चीज़ें ये कोलकाता में एक्टिव थी, समझ गए? आगे दूसरा क्या है? यंग बंगाल मूवमेंट। अब देखो हेनरी विवियन, ठीक है, डिरोजियो, ये एक अंग्रेज था। इस अंग्रेज ने बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट नाम की एक मूवमेंट चालू कर दी थी, समझ गए? ये कॉलेज स्टूडेंट था और कॉलेज में इसने ये चालू कर दी थी। अगर क्वेश्चन आता है यंग बंगाल मूवमेंट किससे रिलेटेड है, फाउंडर कौन या किससे, तो हेनरी विवियन डिरोजियो, या इसका नाम देंगे और ये किससे रिलेटेड है, तो यंग बंगाल मूवमेंट। उसके बाद तीसरी क्या है? ये क्या है? तत्वबोधिनी सभा, समझ गए? ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने कलकत्ता में एक तत्वबोधिनी सभा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खोला था, जो हिंदी रिफॉर्म, सारा का सारा मोटिव यही था। सारे के सारे जो थे, देखो अभी प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज जो था, देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये बंगाल में एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में। इन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कियों का लिए मतलब जो है ना, लड़की रीमैरेज या उनको एजुकेशन दो, ये इसने ये मांग उठाई थी, समझ रहे? संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे 1851 में बंगाल में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद केशव चंद्र सेन, इसने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नाम की एक संस्था खोली थी। उसके बाद क्या है? शुद्धि मूवमेंट, आर्य समाज। देखो अभी ये दयानंद सरस्वती, ये बंदा, इस पे क्वेश्चन आएगा, ये राजकोट गुजरात से थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्य समाज में। नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में दिया आपको, यहाँ पे इसलिए पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे चार्ट, हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चार्ट दे रहा हूँ, पर नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में दिया आपको, उसको आप पढ़ लेना। अब हुआ क्या था, देखो बहुत हिंदू लोग जो थे ना, हिंदू धर्म रिफॉर्म देख लेना, हिंदू लोग को बाटली में ले लिया था, कुछ क्रिश्चियन ने, कुछ मुस्लिम ने, और इनको कन्वर्ट कर दिया था अलग अलग धर्मों में। तो ये जो दयानंद सरस्वती, ये भड़क गया, इसने सारे हिंदू लोग को इकट्ठा किया, सबको बोला कि भाई हमारे हिंदू लोग छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, हम इनको इंडिया में वापस हिंदू में लाना है, समझ गए? तो वो लोग को लाते थे उधर, पूजा वाजा करके उन पे मंत्र अंगारा भटस्वा, और उनको वापस हिंदू बनाते थे। तो वो जो मूवमेंट थी, जो लोग हिंदू छोड़ के मुस्लिम बन गए, जो लोग क्रिश्चियन बन गए, जो या अदम धर्म में जाए, हिंदू आदमी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको वापस हिंदू में लाने के लिए जो मूवमेंट चली थी, उसका नाम है शुद्धि मूवमेंट। और वो किसने चलाई थी? दयानंद सरस्वती। और उसने एक समाज को खोला था, आर्य समाज, आपको ये पता होगा, आपने सुना होगा। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था। और आर्य समाज में अच्छे अच्छे वही चीज़ें, समझ है क्या, कि हम धर्म के प्रति अच्छे रहेंगे, ये रहेंगे, वो उसमें सारे जो धर्म में होता है ना, कि वो ये आर्य समाज इसने खोला था दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो थे, ये आपको पता होगा, राधाकृष्ण मिशन। देखो रामचंद्र परमहंस, ये बंगाल में एक गुरु, मतलब ये थे, गुरु नहीं बोल सकते उसको, एक हिंदू धर्म के ऐसे थे, मतलब पंडित नहीं बोल सकते, क्या महाराज होते ना, जैसे समझ रहे, महाराज टाइप थे, एक ऐसे स्वामी थे, तो हिंदू धर्म के रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने ना, ये कहाँ पे थे, बंगाल से थे, कलकत्ता से। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे यहाँ पे तुकाराम बकराम होते हैं महाराष्ट्र में, वैसे वहाँ पे संत टाइप थे। तो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद ने क्या कर दिया था, ये बेल्लूर एक जगह है कलकत्ता में नियर, उसमें उन्होंने एक मिशन चालू कर दिया था, रामकृष्ण मिशन, अभी भी एक्टिव है, बहुत जगह है और बहुत एजुकेटेड लोग इसमें होते हैं। 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता नियर बेलूर में एक रामकृष्ण मिशन चालू कर दिया था। और उसमें रामकृष्ण परमहंस, उनकी जो अच्छी अच्छी टीचिंग है, उनकी अच्छी अच्छी बातें, उनको प्रमोट किया था स्वामी विवेकानंद ने। अभी भी है हर जगह, आप गूगल पर डालो रामकृष्ण मिशन तो आपको पता चल जाएगा। ये भी एक जैसे आत्मा मालिक होता है, वैसे भी ये भी है रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण परमहंस की अच्छी अच्छी चीज़ें। और उसमें आप बहुत, इनका जो क्लाइंट बेस है, बहुत एजुकेटेड लोग इसमें होते हैं, समझ गए? तो ये हमने यहाँ पे हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो है यहाँ पे देख ली। आगे चलते हम देखते हैं अदर हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में क्या है। देखो ये क्या है, राधाकांत देव जो इसने धर्म सभा खोली थी 1830 में। इस पे क्वेश्चन आएगा, पता नहीं, ये है सिलेबस में, बता दो आपके। ये क्या है, सत्येंद्र अग्निहोत्री, इसने देव समाज खोला था। और भारत धर्म क्या है, महामंडलम 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा और क्या है, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर ये चीज़ें खोली थी। उसके बाद रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, रिफॉर्म मूवमेंट वेस्टर्न इंडिया में कौन से रिफॉर्म मूवमेंट हुई थी वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ये परमहंसा मंडली है, 1849 में खोला था ये, के.जे. तयांग, वी.एन. मंडलिक एंड जी.बी. ये क्या है, बंदरकर, सत्यशोधक समाज। ये क्वेश्चन आता है ज्योतिबा फुले पे, ये क्वेश्चन आया था। ज्योतिबा फुले ने क्या कर दिया था कि जो समाज है, मतलब जो ओबीसी समाज है, वो बहुत पीछे चल चुका है, उनको एजुकेशन की जरूरत है, उनको ऊपर प्रमोट करना चाहिए, समझ गए? तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, समझ गए? ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी एक, जिसका नाम था, उसने किताब भी लिखी थी उन्होंने, उनका नाम था सत्यशोधक समाज 1873 में। तो लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने लिखी थी, वो समझ, इनका काम मतलब ये इसको प्रमोट करते थे, इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे वेस्टर्न इंडिया में आता था उस टाइम पे, बॉम्बे स्टेट से थे ये, इन्होंने पूना में। तो क्वेश्चन आएगा सत्यशोधक समाज किससे रिलेटेड है, या ज्योतिबा फुले राइम पेयर देंगे, सत्यशोधक समाज। उसके बाद क्या है,
विडो रीमैरिज एसोसिएशन एक संस्था खुली गई थी। विष्णु संस्कृति रिफॉर्म, समझ रहे ना, सुधार, समाज में सुधार करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने खुली थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित थे, बॉम्बे से थे, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन खुली थी। जो औरतें उनके पति कम उम्र में जब उनके पति मर जाते हैं तो उनको वापस शादी करवानी चाहिए, इसलिए इन्होंने विष्णु पंडित ने क्या कर दिया था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन नाम की एक संस्था खुली थी, समझ गए। डॉक्टर अमर रमन क्या है, पांडुरंग, ये पांडुरंग भाई साहब जो थे, इन्होंने प्रार्थना समाज खोला था 1867 में बॉम्बे में। सोशल रिफॉर्म अटैक द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स, समझ का। ये देखो बाल शास्त्री, जाम खेगड़ेकर, ज्योतिबा फुले और क्या है गणपत क्या है गोपनहरी देशमुख, इन्होंने ब्राह्मण के लिए ऑर्थोडॉक्स, मतलब क्या ब्राह्मण लोग जो थे वो जो ऑर्थोडॉक्स बोलते थे हम पूजा करेंगे, हम ये करेंगे और बाकी लोग सब वही काम करें हमारे नीचे, तो ये इन्होंने ब्राह्मण लोगों की वो आइडियोलॉजी पे अटैक किया इन लोगों ने, समझ क्या। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया, देखो सोच ये इतने खतरनाक थे ना, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गोपाल कृष्ण गोखले की, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इंडियन सोसाइटी। इन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश के पार्लियामेंट को अपील की थी कि आप एक काम करो, यहाँ पे जो रूल कर रहे हो हम दोनों मिलकर यहाँ पे चलाएंगे, मतलब हम लंदन में आएंगे, हमें भी आप आ जाएगा तो हम सब मिलकर आपको इंडिया में आपका जो ब्रिटिश रूल चलाएंगे। एक खतरनाक थे एक गोपाल कृष्ण गोखले, बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, ये भी पुणे से थे। इनके ऊपर समझ ये हमने देखा था, आगे देखने वाले इसको वापस। रिफॉर्म इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो थे देखो HP, ये क्या है ब्लेवेस्ट की, ये नॉर्वे से थे, इन्होंने वहाँ पे नहीं नॉर्वे से नहीं, क्या नाम इसका, आयरलैंड से थे ये, इन्होंने थियोसॉफी सोसाइटी खोली थी, समझ गए। उसके बाद क्या पेरियर इस रामास्वामी, ये उधर साउथ इंडिया में उनका बाबा साहब अम्बेडकर है, इसने ये जो SC/ST का नेता था, मतलब ये थे, इसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू की थी, जो अनटचेबिलिटी होती थी उनके खिलाफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हमें हमारा रिस्पेक्ट दो, इसलिए पेरियर भाई साहब जो है ये अम्बेडकर थे साउथ इंडिया के, इनको लोग बहुत मानते थे। ये ब्राह्मण को अटैक, मतलब ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो थे उसको अटैक करते थे और SC/ST के लिए लॉबी के लिए ये लड़ते थे, समझ गए। आगे सिख रिफॉर्म में देखो निरंकारिज 1840 में निरंकारिज, बाबा दयाल दास, इन्होंने निरंकारिज नाम का एक मतलब इनका ऑर्गेनाइजेशन खोला था और सिख के लिए ये काम करते थे। कुका मूवमेंट एंड इनामदारीज, बाबा राम सिंह ने कुका मूवमेंट स्टार्ट की थी। सिंह सभा जो है वो ठाकुर सिंह संध्यावालिया एंड क्या है गैनी सिंह इन्होंने खोली थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, अब आप अगर कहीं गुरुद्वारा गए होंगे, मैं दिल्ली में था 3 साल, मैं हर समझ का महीने में 2-3 बार लंगर में खाना खाने के लिए जो है ऑनेस्टली बता रहा हूँ गुरुद्वारे में जाता था, बाद में मुझे अच्छा भी लगने लगा था, पर शुरू में वहाँ मैं खाने के लिए जाता था। तो वहाँ पे जब जाते थे ना गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे जो गुरुद्वारा वगैरह होता है उनका जो हम जैसे जाते हैं ना कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे होता है आप डोनेट करो, ये करो, तो हम वहाँ पे जाके 100 रुपये डोनेट भी करते थे। तो वहाँ पे जो ऑफिस होता था ना उसके ऊपर ये लिखा जाता था ये SGPC। शुरू में गया था मुझे पता नहीं था, पर जब मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ा था मुझे पता चला, अरे भाई ये कांड क्या है। तो ऐसा होता था शुरू में, क्या हुआ था देखो, इस सिखों में क्या होता था, ये एक ही मतलब अमृतसर से पूरा कंट्रोल होता था, अमृतसर इनका हेडक्वार्टर होता था और पूरे इंडिया के जो सारे गुरुद्वारे वहाँ से कंट्रोल किए जाते थे। कंट्रोल मतलब समझ रहे, कुछ पैसा चाहिए उधर से मांगेंगे जो भी हो, समझ रहे क्या, पर उसमें होने लगा झोल, उसमें करप्शन होने लगा, लोग अपना पैसे खाने लगे। तो फिर ये सिख लोगों ने क्या कर दिया, इनका ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्या कर दिया, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चलाई 1920 में, और फिर उन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट कर दी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और बोला एक हर एक गुरुद्वारे में ऐसी कमेटी होगी, उनका ऑफिस होगा और सारा हिसाब किताब रखेंगे, उधर झोल होगा नहीं, करप्शन होगा नहीं, समझ गए। तो अभी आप दुनिया में मतलब इंडिया में कहीं भी कौन से भी गुरुद्वारे में जाओगे, उसके बाद बड़े वाले में ऐसे छोटा मोटा नहीं, बड़ा वाला जहाँ पे खाना वाना मिलता है वहाँ पे SGPC, ये वहाँ पे देखो ये वो लिखा होता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो इनका काम क्या है, इनका काम वही कि इधर करप्शन नहीं करना है, सही से अच्छा रिकॉर्ड रखना है, समझ रहे। उसके बाद अकाली दल पंजाब, मतलब सिख लोगों के लिए सिख गुरुद्वारा बिल आया था 1825 में, उसके तहत इन्होंने समझ गए अकाली मूवमेंट चली थी 1820 से लेकर 1825 तक की मांगों के लिए, समझ गए। पारसी मूवमेंट, अब देखो ये क्या है, फुरदुंगजी नायरोजी और SS बंगाली, इन दोनों ने पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन चालू की थी 1851 में। और दादा भाई नौरोजी, DB वांचा, SS बंगाली और नरोजी फरोजी, इन्होंने रेमोनी मज्जियायान सभा 1851 में खोली थी। क्वेश्चन आएगा बस, ये जो है रेमोनी, ये हमने देखा था ना दादा भाई नौरोजी के टाइम में, रेमोनी ये क्या है मज्जियासन सभा 1851 में खोली थी दादा भाई नौरोजी ने, सिख पारसी लोगों के रिफॉर्म के लिए, समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा कुका मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो देंगे गांधी जी के खिलाफ, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या भगत सिंह को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, समझ रहे, या ऐसा कुछ भी दे देंगे, वो कोई भी फेंक देंगे वो ये बोल। और लास्ट में देंगे कि एक सिख मूवमेंट है जो कि मामा राम सिंह ने चालू कर दी थी, तो ये आंसर सही, समझ गए। ऐसा गेम खेलती है UPSC, बहुत हरामी UPSC बोर्ड, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके समझ का बहुत रुलाती। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे हिंदू रिफॉर्म देख लिया हमने, अदर रिफॉर्म देख लिया,
ये रिफॉर्म वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, समझ रहे क्या, सिख मूवमेंट और पारसी मूवमेंट, इस तरीके से ये सारे जो सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस मूवमेंट है ये भी हमने यहाँ पे देख लिए। और इसी तरीके से हमने हमारा जो मॉडर्न इंडिया का पहला पार्ट था, इसके जो 5 चैप्टर थे इसको खत्म कर लिए। वो मॉडर्न इंडिया के हमारे 5 चैप्टर, देखो ये पार्ट फर्स्ट खत्म कर लिया और अभी 5 चैप्टर बाकी जो हम बाद में वाले लेक्चर में देखेंगे। समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड